हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्क एंड एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जेई मेंस के हैं और जेई मेंस के ही हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे आप लोग को क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है। A man of 60 kg is running on the road and suddenly jumps into a stationary trolley car of mass 120 kg. Then the trolley car starts moving with velocity 2 meter per second. Calculate the velocity of the running man when he jumps into the car. तो ये सिंपल क्वेश्चन है और इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड हम लोग डाटा को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो भी मैन है, ठीक है, इसका 60 kg मास है, इसका कुछ वेलोसिटी होगा। और अभी जो ट्रॉली है, ट्रॉली अभी स्टेशनरी है। ट्रॉली का मास दिया 120 kg और ये स्टेशनरी है, मतलब इसका वेलोसिटी 0 है। जंप होने के बाद क्या होता है, ये इनिशियल केस है। फाइनल क्या हो रहा है, फाइनल जब ये जंप कर रहा है, जंप करने के बाद जो ये आदमी है ना, इसके अंदर बैठ गया है। अब इसका कंबाइंड वेट कितना हो गया, तो 60 + 120, तो बेसिकली कंबाइंड जो इसका मास हो जाएगा 180 kg हो जाएगा। और इसका जो वेलोसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। अब इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जो होगा शुरू में मस्ट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, तो पी इनिशियल क्या होगा, तो मास ऑफ मैन है 60 kg मल्टीप्लाइड जो इसका वेलोसिटी है, प्लस मास ऑफ ट्रॉली है 120 kg और इसका वेलोसिटी है 0। तो बेसिकली ये 60v हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 180 kg मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर पर सेकेंड। सिंस दिस इम्प्लाइज पी आई इज इक्वल टू पी एफ। इससे मेरा आ जाएगा 60v इज इक्वल टू 180 इंटू 2। ये 3 से कट गया, तो वेलोसिटी आ जाएगा मेरा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। समझ में आया? आप लोग अपने से भी पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाई 20% देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाई हाउ मच। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, पर ये भी जेई का ही क्वेश्चन है। अब ऐसा है बच्चों कि जेई का हर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, इसलिए ऐसा धारणा नहीं बनाना है कि हर क्वेश्चन जेई का हार्ड होता है। जेई के बहुत सारे क्वेश्चन आसान भी होते हैं और आपको उन सबको बनाना ही पड़ेगा अगर आपको एनआईटी या आईआईटी चाहिए तो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मान लेते हैं कि शुरू में मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम जो है पार्टिकल का मान लेते हैं पी है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मोमेंटम में 20% का इंक्रीज़ हो रहा है, तो पी इनिशियल पी है, तो पी फाइनल कितना हो जाएगा, तो पी फाइनल हो जाएगा पी प्लस 20/100 इंटू पी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.2 पी। अब हमको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m होता है। एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p² के। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो p² के प्रोपोर्शनल होगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके प्रोपोर्शनल होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा 1.2p का स्क्वायर, मतलब कि 1.44 p² के प्रोपोर्शनल होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा निकाल लो, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो कह सकते हैं कि 1.44 p² माइनस p², तो 0.44 p²। परसेंटेज चेंज कितना हो गया, परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा काइनेटिक एनर्जी में, तो चेंज जो कि है 0.44 p² डिवाइडेड बाई p² मल्टीप्लाइड बाई 100। तो बेसिकली ये आ जाएगा 44%। समझ में आया बच्चों? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल विद काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एट द हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, विल बी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है। ठीक है। तो पहले हम लोग इसका डायग्राम को बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं।
अब जो इनिशियली जो है ना, इसको इसको मान लेते हैं वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया होगा और वो एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो v cos 60 डिग्री जो कि हो गया v/2। वाई कंपोनेंट कितना होगा, तो v sin 60 डिग्री जो कि होगा √3/2v। अब जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा, तो चूंकि एक्स डायरेक्शन जो है ना, जो एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन के अक्रॉस क्या है, नो फोर्स है, कोई फोर्स नहीं है। तो एक्स डायरेक्शन के अक्रॉस क्या होगा, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन वाई डायरेक्शन के अक्रॉस क्या लग रहा है, वाई डायरेक्शन के अक्रॉस इस पर फोर्स लग रहा है। वो फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसके कारण धीरे 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 इसका जो वाई कंपोनेंट है घटता जाएगा, और हाईएस्ट पॉइंट जब ये पहुंचेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, सिर्फ इसका जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जो कि v/2, बस यही बच जाएगा। वाई कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये आया समझ में, ठीक है। अब हम लोग को काइनेटिक एनर्जी बताना हाईएस्ट पॉइंट पे। तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, तो हाफ एम v/2 का स्क्वायर। इसको हम लोग कह सकते हैं हाफ एम v² इंटू 1/4। हाफ mv² इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ, और इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी हमको पता है कि हाफ mu² है कैपिटल के, तो इसका वैल्यू हो जाएगा k/4। यही इसका आंसर भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी अच्छी क्वेश्चन है, देखिए। वाटर फॉल्स फ्रॉम ए 40 मीटर हाई डैम एट द रेट ऑफ 9 × 10⁴ kg per hour. 50% of the gravitational potential energy can be converted into electrical energy. Using this hydroelectric energy, number of 100-watt lamps that can be lit is. बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 फीट का एक डैम है, उससे पानी गिर रहा है, उसका रेट दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो कि पानी जो गिर रहा है ना, उसका सिर्फ 50% जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 वाट लैम्प का बल्ब जला रहे हैं। तो कितना नंबर ऑफ बल्ब जलाएंगे, ये हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो हम लोग समझ सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। ये हाइट दिया हुआ है 40 मीटर का, ठीक है। यहीं से देखो पानी गिर रहा है नीचे, ठीक है। अब देखो कितना रेट से गिर रहा है, तो रेट दिया हुआ वो दिया है 9 × 10⁴ kg पर आवर। हम इसको क्या करेंगे, पर आवर को पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 × 10⁴ 1 kg डिवाइडेड बाई 1 आवर। 1 आवर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट हो गया इंटू 60 सेकेंड हो गया, ठीक है। 9/36 इंटू 10⁴ बाई 10⁴ 10⁴ 4, तो 10⁴ 4, ठीक है। यानी एक तरह से आ रहा है 25। अब इसके करस्पॉन्डिंगली पर सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना हो रहा है वाटर का, तो 40 mgh हम लोग कह सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है mgh। ये हाइट h है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, mgh। और ये मेरा ग्राउंड है, रेफरेंस लेवल, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्योंकि 40 मीटर का हाइट डिफरेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो अब देखो मास कितना दिया है, मास दिया है 25। ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग को 10 लेना है, तो 10 ले लिया हम लोगों ने। h जो है, h है 40 है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। तो बेसिकली क्या है, यही ना, इसी को हम लोग ना पावर कहेंगे, यही हो जाएगा पावर। अब इसका 50%, तो 50% जो है ना, 50% इफिशियंसी है सिस्टम का, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पावर कितना कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इसका 50%, यानी कि 25 × 10 × 40/2। और यही क्या होगा, यही जो होगा, इसी से तुम्हारा जो लैंप है ना, लैंप को जलाया जा रहा है। तो कितना नंबर को जलाना है, तो मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ लैंप है जिसको जलाना है, तो n से मल्टीप्लाई कर देना है हम लोग को जो इंडिविजुअल जो लैंप का जो पावर है 100 से। तो इससे हम लोग को n का वैल्यू निकल जाएगा। n का वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आएगा।
ये 4 से कट जाएगा, ये 10 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, तो n बेसिकली 50 आएगा। तो 50 नंबर ऑफ बल्ब इससे जल सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरेटिकल है, इसको हम लोग इसी में ही सॉल्व कर सकते हैं या हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन देखो पहले क्या है, इसको आप पॉज करके भी अपने से भी बनाने का ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। इफ W1, W2, W3 represent the work done in moving a particle from A to B along 3 different paths, 1, 2 and 3 respectively, in the gravitational field of point mass m, find the correct relation between W1, W2, W3। अब ये कह रहा है कि एक A है और B है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। अब A से B जाने का बहुत सारे रास्ता है, एक तो ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है। अब चूंकि ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम लोग को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स का एक खास प्रॉपर्टी होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो पाथ इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि जो वर्क डन होगा ना वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जो वर्क डन जो पाथ 1 पे होगा वो क्या होगा, सिंपली डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस ए और पोटेंशियल डिफरेंस बी पे। यानी कि वर्क डन 1 होगा वो बेसिकली होगा यू बी माइनस यू ए। उसी तरीके से W2 भी होगा यू बी माइनस यू ए। उसी तरीके से W3 भी होगा यू बी माइनस यू ए। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो W1 है वो W2 के बराबर है और वो W3 के बराबर है। यानी इस केस में ये तीनों इक्वल होगा। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड, जिसका वैल्यू दिया हुआ है ur इज इक्वल टू माइनस सी बाई आर, वेयर सी इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। द करेक्ट रेडियस वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ मोशन विल बी, क्या होगा। तो देखते हैं। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन में मुझे पोटेंशियल फील्ड का वैल्यू दे दिया है। पोटेंशियल फील्ड जो कि होता है यू आर का वैल्यू दे दिया माइनस सी बाई आर। अब आप लोग एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, जो फोर्स होता है ना, फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फील्ड का, और जो पोटेंशियल होता है कंजर्वेटिव फील्ड का, वो एक सिंपल फार्मूला से रिलेटेड होता है, जो कि ये होता है एफ ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर होता है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म होता है और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हम लोग इससे ना फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, एक बार हम लोग को यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी माइनस सी डी अपॉन डी आर 1/r, यानी कि माइनस सी इंटू माइनस 1/r², यानी कि c/r²। तो फोर्स का वैल्यू आ गया c/r²। अब ये क्या है, इसी फोर्स के कारण जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में है, मतलब सर्कुलर मोशन में है, यानी कि पार्टिकल का कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा, ये रेडियस r होगा जो भी कहेंगे, चूँकि सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड है तो ये सेंट्रल फोर्स है, यही रेडियस r है। तो फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स जो होगा c/r² है, और यही जो फोर्स होगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा पार्टिकल को। तो हम लोग लिख सकते हैं mv²/r। r देखो कट जाएगा, ठीक है, तो v² मल्टीप्लाइड बाई r का वैल्यू कितना हो जा रहा है, c/m। c कांस्टेंट है और m कांस्टेंट, तो बेसिकली ये कांस्टेंट हो रहा है। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि v²r इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो हम, अगर तुम ऑप्शन अब चेक करोगे, अगर आप लोग ऑप्शन चेक करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन डी होना चाहिए। देखिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो ये कभी होगा नहीं, हो नहीं सकता है। ठीक है, पैराबोला ये होगा नहीं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना x² r इज इक्वल टू की, बेसिकली हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये हाइपरबोला है। तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, वो आंसर डी होगा। मतलब ये जो ऑप्शन है ना इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे इस चैनल पे। थैंक यू।